संभव आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। इस शो में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपकी जो भी दिक्कतें हैं उनका हम समाधान देते हैं। वेडनेसडेज को हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। इक्विटी बाजार की सबसे छोटी कंपनियों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो माइक्रो कैप फंड आपको इन दिनों ये मौका दे रहे हैं। इस स्कीम में स्मॉल कैप कंपनियों से भी छोटी कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी उन कंपनियों को माइक्रो कैप की श्रेणी में मानती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 250वीं कंपनी के बाद आता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी की 500 कंपनियों के बाद आने वाली जो 250 कंपनियां हैं उन्हें माइक्रो कैप का दर्जा दिया गया है। मोतीलाल ओसवाल इसी साल जून जुलाई में एक निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड लेकर आया था। ये एक पैसिव फंड है और कंपनी का दावा है कि ये अपनी तरह का पहला फंड है। सही भी दावा है क्योंकि बाजार में इस तरह के पैसिव फंड अभी है नहीं। इस फंड में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं और इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि आने वाले दिनों में और भी कंपनियां माइक्रो कैप के फंड्स लेकर आने वाली हैं, तो आपको भी लग रहा है कि इसमें निवेश करें या नहीं करें, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, आज यही हम समझने वाले हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अल्फा कैपिटल के पार्टनर CFP डॉक्टर मुकेश जिंदल। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहेंगे माइक्रो कैप पर क्योंकि इट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। लेकिन हाँ, निवेश करने के पहले क्या सावधानी बरतनी है, किनके एसेट एलोकेशन का ये हिस्सा होना चाहिए, ये सारे सवाल हम आपके सामने रखेंगे। और अगर आप भी मुकेश जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे भेज सकते हैं अपने सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। साथ ही में अगर लाइव जुड़े हैं तो यूट्यूब के राइट हैंड पे जो टॉप चैट बॉक्स है उसमें मैं कुछ सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। इन्वेस्टमेंट अड्डा मोहित यादव, आपके सवाल मैं थोड़ी देर में लूँगी। और भी जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं प्लीज़ अपने सवाल अगर आप चाहें तो लाइव भी हमें भेज सकते हैं। तो इंतज़ार है आपके सवालों का, तब तक चर्चा शुरू की जाए। मुकेश जिंदल मेरे साथ बने हुए हैं, पार्टनर हैं अल्फा कैपिटल के, CFP हैं। मुकेश जी, माइक्रो कैप कंपनियां लिस्टेड स्टॉक्स के कुल मार्केट कैप का करीब 3% है, बहुत ही छोटा हिस्सा। अगर हम देखें पूरा जो फनल है वो आके यहीं पर रुकता है, सबसे छोटी कंपनियां, और इनका जो पूरा शेयर भी अभी 3% है। तो आप इनमें रिटर्न का कितना पोटेंशियल देखते हैं, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा, उसमें से 3% जो है वहाँ पे निवेश कोई इन्वेस्टर करेगा अगर माइक्रो कैप फंड्स चुनता है या माइक्रो कैप शेयर्स में निवेश करता है? देखिए प्रियंका, जो इंडिया है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और जब कोई कंट्री ग्रो करती है तो उसमें जो कंपनीज होती हैं उनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय अगर हम बात करें, इंडिया में लगभग 4,500 कंपनीज लिस्टेड हैं और इनकी वैल्यूएशन $3.3 ट्रिलियन है। काफी बड़ा हमारा कंपनी का इस समय पूरा इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। अब अगर इससे पहले मैं आपको माइक्रो कैप के बारे में बताऊं, बहुत जरूरी है कि हम पूरा लैंडस्केप को समझें, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे, समझ पाएंगे कि इसमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो अगर हम कंपनीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, बड़ी से छोटी कंपनी में अरेंज करें इन टर्म्स ऑफ साइज, तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको हम लार्ज कैप कहते हैं, और लार्ज कैप में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो लगभग 13-14% रहता है। ये सेफ कंपनियां होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता है रिलेटिवली। जो फिर 101 से 250 स्टॉक्स हैं उनको मिड कैप कहा जाता है, और इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है, और इसमें रिटर्न 16 से 17% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वाली जो कंपनीज है 251 से 500 वाले जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप हो गए, उनमें लगभग हम रिटर्न 18 से 19% एक्सपेक्ट करते हैं। और जो 500 से 750 स्टॉक्स हैं वो हो गया माइक्रो कैप, जहां पे फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहता है, और वहां पे हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 19 से 22% तक का रिटर्न निकल सकता है। बट जैसे से हम नीचे आते जाते हैं फ्लक्चुएशन बढ़ता है, और ये जो माइक्रो कैप स्पेस है अभी नया स्पेस है, अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे आपने बोला, टोटल मार्केट कैप का सिर्फ 3% माइक्रो कैप में लगा हुआ है, लार्ज कैप में 65% लगा हुआ है, माइक्रो कैप में 3% लगा हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ इन्वेस्ट करने से रिटर्न भी बेटर निकल सकता है। ओके, लेकिन फ्लक्चुएशन, दैट इज वन कीवर्ड मुझे लगता है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। जब आप ये वर्ड फ्लक्चुएशन यूज करते हैं, आई वुड वांट कि आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए। वो वोलेटिलिटी मार्केट की जो है उसका सामना आपको करने के लिए तैयार रहना होगा।
प्रियंका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। सिर्फ रिटर्न पे फोकस करने से नहीं चलता। और अगर मैं बोल रहा हूँ लार्ज कैप आपको 13-14 देगा, यहां से हम 19-20 निकाल लेंगे, तो कोई भी रिटर्न ना फ्री में नहीं आता। एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। तो अगर कोई भी आपको 0.1% भी एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा रिस्क होता है, और वो रिस्क को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी, उसको जानना जरूरी है। और इसको जानने का बेस्ट तरीका प्रियंका होता है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है जब ब्रॉड मार्केट गिर रही है, जब मार्केट गिर रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितना गिर रही है रिलेटिवली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी गिर रहा है 20%, तो ये कितना गिरेगा। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं माइक्रो कैप के बारे में। देखिए 2008 में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। उस समय निफ्टी जो है लगभग 60% गिर गया था, और उसी दौरान माइक्रो कैप इंडेक्स 80% गिर गया था। और फॉर दैट मैटर कोविड के दौरान निफ्टी जो गिरा था वो सिर्फ 40% गिरा था, बट माइक्रो कैप 70% गिर गया था। एब्सोल्युटली। तो इसमें हम फ्लक्चुएशन की बात करें, रिस्क की बात करें, तो ये गिरेगा भी बहुत ज्यादा, बट इसकी खासियत क्या होती है कि चढ़ेगा भी तेजी से। बट सवाल ये आएगा कि इन्वेस्टर उसको होल्ड कर पाएगा उस समय। अगर वो इस फ्लक्चुएशन से कंफर्टेबल है, होल्ड कर पाएगा, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन फिर तो बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा मुकेश जी कि एक इन्वेस्टर कितना मैच्योर होगा। फिर तो इस गिरावट में उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल प्रियंका, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि मार्केट गिरती है और इतना 80% का लॉस क्या इन्वेस्टर हैंडल कर पाएगा। और नॉर्मली जो हम देखते हैं इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं। जैसे अभी यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, अब आपका इसराइल का वॉर शुरू हो गया, लोग सोच रहे हैं मार्केट गिरेगा, बेच दें। तो 80% वाला हर कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये जो फंड है ये हर किसी के लिए नहीं बना। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और जो ज्यादा फ्लक्चुएशन से कंफर्टेबल नहीं है, वो तो इस फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म, जो जिसका टाइम होराइजन 5 से 10 साल है, और जो कंफर्टेबल है कि भाई मार्केट गिर भी जाए, ये फंड में लॉस भी आ गया, उसे होल्ड करके रखेगा, वो उससे इस फंड को कंसीडर कर सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। अदरवाइज ये रिस्की है। मेरा स्ट्रिक्ट नो है। बिग वर्ड्स में नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है सिर्फ रिटर्न को देख के इसमें पैसा ना डालें। तो अगर बिग नो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप इसे यस किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कहेंगे, यानी किस तरह के निवेशक को यहाँ पर निवेश करना चाहिए? देखिए प्रियंका, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं। रिस्क है तो जरूरी नहीं आप इन्वेस्ट नहीं करें। देखिए कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, और वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो इसको समझते हैं और जो ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो मेरे लिए अगर वो इन्वेस्टर कौन है, उसके 3-4 कंडीशंस हैं जिनके लिए सूटेबल है। देखिए सबसे पहली बात तो ये सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है जो हाई रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर कंजर्वेटिव इवन मॉडरेट भी है, अगर क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस है इतनी हाई वोलेटिलिटी, तो आप मत करिए, है ना। आप वॉच करिए बट करिए मत। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, दैट इज नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये आपका टाइम होराइजन क्या है, कि आप 5 से 10 साल के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पैसा है, तो इससे बिल्कुल भी ना छुएं। तीसरा, मेरा जो इन्वेस्टर है उसको अगर वो एसआईपी के थ्रू कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि एसआईपी के थ्रू रिस्क एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि आप कभी ऊंचे मार्केट में डालोगे, कभी नीचे में डालोगे, तो वोलेटिलिटी गिर जाती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप बहुत ज्यादा तो नहीं डाल रहे इसमें। अगर आपके पास 100 रुपए है, अगर आप उसमें से 5% तक डाल रहे हैं तो इट इज फाइन। पर अगर उससे ज्यादा डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से रिस्क हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा देख के भी रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर दें। प्रियंका, मैं आपको एक साधारण से एग्जांपल देता हूं। इस फंड को आए हुए लगभग 3 महीने हुए हैं। अभी जुलाई में लिस्ट हुआ था, अभी अक्टूबर हुआ है। 3 महीने में इस फंड ने 25% रिटर्न दे दिया। क्योंकि माइक्रो कैप चल भी रहा है, तो कई ऐसे इन्वेस्टर जो पास रिटर्न को देख के आएंगे। तो वो ये गलती ना करें। जो मैंने कंडीशंस बताई, एग्रेसिव, लॉन्ग टर्म होराइजन, और कम पैसा जो एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं 5% तक, उनके लिए सूटेबल। ओके फाइन। अब मैं पूछना चाहूंगी, जो एक एग्जिस्टिंग मोतीलाल ओसवाल का फंड आया हुआ है जो कि है इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव फंड है। हमें पता चला है कि बंधन म्यूचुअल फंड ने भी अपने पेपर्स जो है वो रखे हैं सेबी में, वो भी एक माइक्रो कैप फंड
को देख रहा है। तो एक तो जो ये इंडेक्स फंड है, मतलब ये एक पैसिव फंड है, निफ्टी 250 को ये फॉलो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है इन फंड्स पर आपका क्या व्यू है जो ऑलरेडी है? क्योंकि वो पहला फंड है तो उसके हम पास रिटर्न वगैरह कुछ नहीं देख सकते हैं, तो उसमें कैसे कोई डिसाइड करे कि उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको कैसा लग रहा है ये माइक्रो कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का? देखिए प्रियंका, एक आपने बोला ये नया फंड आया है, बिल्कुल नया फंड आया है, क्योंकि पहले सेबी की अगर हम म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज देखें, सेबी ने म्यूचुअल फंड में माइक्रो कैप कैटेगरी बनाई नहीं रखी है। उसने लार्ज मिड स्मॉल बनाया हुआ है। इसलिए ये जो फंड आया है ये इंडेक्स के फॉर्म में आया है, क्योंकि इंडेक्स में सेबी नहीं बोलता है कि आप किस कैटेगरी में कर रहे हो, इन द सेंस स्मॉल में कर रहे हो, माइक्रो में कर रहे हो, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई। अब प्रियंका, अगर हम देखें माइक्रो कैप के बारे में, पर्सनली मैं इस फंड को लिए बहुत एक्साइटेड हूं। और मेरे को लगता है कि देखिए, इंडिया मार्केट काफी ग्रो कर रहा है। 15 साल पहले जो स्मॉल कैप होता था वो ना बहुत छोटी कंपनीज में करता था, हाई रिस्क लेता था, हर कोई नहीं करता था। बट अब स्मॉल कैप नहीं रह गए, स्मॉल कैप कंपनीज भी बड़ी हो गई हैं। अगर मैं माइक्रो कैप का आपको बात बताऊं, इसमें लगभग 250 स्टॉक है, इनफैक्ट 250 एग्जैक्टली स्टॉक्स हैं। सबसे छोटी कंपनी की जो साइज है मार्केट कैप, वो 1400 करोड़ है। ओके। और एवरेज इसमें कंपनी जो है एवरेज 4800 करोड़ है। तो इसमें कोई बहुत छोटी कंपनीज नहीं है। तो मेरे को लगता है कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ये जो छोटी कंपनीज होती है आगे जाके स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बनती है, तो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है। पूरी इंडस्ट्री इसको लेके काफी एक्साइटेड है और इन्वेस्टर्स में भी हमने काफी उत्साहन देखा है। अभी जैसे माइक्रो कैप इंडेक्स फंड आया है, लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस है। और देखिए प्रियंका, आपने एक सवाल पूछा पास रिटर्न कैसे देखें, क्योंकि नया फंड है, कैसे देखें। बट जब हम इंडेक्स फंड में कर रहे होते हैं प्रियंका, तो उसमें पास रिटर्न इतना रेलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि आप इंडेक्स को उठा लीजिए और इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ही वो रेप्लिकेट करेगा। तो माइक्रो कैप जो 250 इंडेक्स है, उसका पास डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मोतीलाल की प्रेजेंटेशन में भी है, उनकी वेबसाइट में भी दिया हुआ है, एनएससी की वेबसाइट में भी दिया हुआ है। तो उसका सारा हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग का डेटा इजीली अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर को क्या देखना, इस फंड के पास रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उस इंडेक्स का रिटर्न देखना है। और वो आपको लगता है वो रिटर्न जो है इंडेक्स ने कुछ 18-19% के हिसाब से रिटर्न दिया है यहाँ पर? इंडेक्स ने बहुत रिटर्न दिया है। इनफैक्ट इंडेक्स ने 23-24% का रिटर्न दिया है। बट रिटर्न के अलावा रिस्क कितना है, ड्रॉ डाउन देखना जरूरी है, उसको भी समझना जरूरी है। जिसमें आपने कहा कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका टाइम होराइजन कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह का फंड आपके लिए ठीक नहीं होगा। और जैसा अभी मुकेश जी कह रहे थे कि आप इनका कॉम्पोजिशन, अगर मैंने पिक खोल कर देखा तो कुछ ऐसे नाम थे जो मुझे लगा कि काफ़ी नामी हैं और उनमें काफ़ी स्कोप है आगे बढ़ने का, जिसमें मुझे देखा कि सबसे ज़्यादा आई थिंक कर्नाटका बैंक में इनका सबसे ज़्यादा फोकस है। माइक्रो कैप में कर्नाटका बैंक जैसे आपको नाम नज़र आएंगे, एलटी फूड नज़र आया, टीटागढ़ वैगन नज़र आया। तो ऐसा नहीं कि कंपनियां ऐसी हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, लेकिन उभरती हुई कंपनियां यहाँ पर नज़र आएंगी। एक लाइव सवाल जो आया है मैं लेना चाहूँगी, और वो पूछ रहे हैं, इनफैक्ट माइक्रो कैप इंडेक्स फंड की जो हम अभी बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट अड्डा नाम है हैंडल का, वो पूछ रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए मोतीलाल ओसवाल 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में निवेश करना सही रहेगा क्या? 2500 रुपये का ये पर मंथ निवेश कर सकते हैं, जैसे ये हर साल 10% से बढ़ाएंगे और 20 ईयर्स। सो नाउ ये कुछ चेक बॉक्स में बिल्कुल सही बैठते हैं कि इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए हॉराइजन बहुत लंबा नज़र आ रहा है। 20 साल के लिए करेंगे, 2500 से शुरुआत करेंगे, टॉप अप करेंगे, क्या इनके लिए माइक्रो कैप इंडेक्स फंड अच्छी चॉइस रहेगी? देखिए प्रियंका, आपने सही बोला, काफी टिक बॉक्सेस हो रहे हैं इनके केस में कि 20 साल के लिए कर रहे हैं एंड एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टर का एटीट्यूड कैसा रहेगा जब मार्केट गिरेगी। तो जैसे मैंने बोला, ये फंड हो सकता है फ्यूचर में 70-80% भी गिर जाए, तो क्या वो उसको होल्ड कर पाएंगे? ये आसान नहीं होगा मेरे ख्याल से कि अगर 80% गिर गया तो उसे होल्ड करना उस दौरान। तो मैं ये नहीं जानता कि इनके पास बाकी इन्वेस्टमेंट्स है कि नहीं है। अगर इनके पास और भी फंड्स हैं, लार्ज मिड स्मॉल,
और उसमें ये अगर ऐड करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एक ही फंड करूं और माइक्रो कैप में करूं, तो मेरा इनको सजेशन होगा कि ना करें। जैसे मैंने बोला, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नॉर्मली मैं रिकमेंड करूंगा 5% जो आपकी वेल्थ है उससे ज्यादा नहीं करें, और बहुत ज्यादा बुलिश है तो आप 10% तक चले जाएं। उससे ज्यादा आप करेंगे तो शायद आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाओगे। मेरा सजेशन होगा आप लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो में सब में बांटें, क्योंकि कभी माइक्रो गिरा हुआ होता है तो लार्ज रिलेटिवली बेटर कर रहा होता है या मिड बेटर कर रहा होता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन अक्रॉस लार्ज, मिड, स्मॉल एंड माइक्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ माइक्रो को अकेले करना बहुत बढ़िया सुझाव नहीं होगा। राइट, सिर्फ आई होप सिर्फ माइक्रो कैप पर ही आप फोकस ना कर रहे हो। एक ओवरऑल पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें सबकी अपनी अपनी जगह होती है। एक लार्ज कैप होना चाहिए, एक मिड कैप होना चाहिए, एक स्मॉल कैप हो सकता है, एक इंडेक्स फंड होना चाहिए। सबका मिक्स एंड मैच होना चाहिए, केवल एक निवेश करके नहीं रखना है अपने पोर्टफोलियो में।